गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 12th के फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 7। गाइस, आज के इस लेक्चर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ेंगे जो आपके इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वह क्या है? संधारित्र। संधारित्र के बाद में जो डेरिवेशन हर साल पूछा जाता है, किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र के कारण धारिता का जो सूत्र का निगमन, उसको हम लोग करेंगे। और इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में किसी ना किसी सेट में पक्का पूछा जाता है, इसलिए सभी लोग आज ही के क्लास में इसे तैयार कर लेना। साथ में इसी जो मतलब उसका निगमन करेंगे, जो फार्मूला निकलेगा धारिता का, उसी पर बार बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है। इसलिए सभी लोग पूरे डेडिकेशन के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, ध्यानपूर्वक कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ना, ताकि इसी लेक्चर में सब तैयार हो जाए। ठीक है, तो गाइस चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वे सभी स्टूडेंट जो डेली के डेली डेडिकेशन के साथ में अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर लिखना और डेली क्लास में प्रेजेंट होना, ताकि आप लोगों की तैयारी पूरी हो जाए। देखिए, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, देखिए आप एक लेक्चर लेकर या एक क्लास पढ़कर या एक चैप्टर पढ़कर आप बोर्ड में अच्छा परसेंटेज अचीव नहीं कर सकते हैं। अच्छा परसेंटेज अचीव करने के लिए, 90+ अचीव करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा, अनसॉल्व लगाना पड़ेगा, और इंपॉर्टेंट अप्रोच, जो स्मार्ट अप्रोच है, उसको ध्यान में रखकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा जो चीज़ें आपकी एग्जाम में बार बार आती हैं, और मैं ऐसे ही चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। कुछ चीज़ें आपकी बुक में तो हैं और वे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम छोड़कर चल रहे हैं। देखिए, आपको अभी क्या है, आपका लक्ष्य है 90+ लेकर आना। एक बार जरा सोचिए, अगर फिजिक्स में किसी का 90+ आ गया तो कितना मजा आएगा। आपके घर में आपको कितना संभाल लेंगे। केमिस्ट्री में आपका 90+ आ गया, अब जल्दी बायोलॉजी और मैथ्स की भी क्लासेज स्टार्ट होंगी। और सभी में देखिए, मैं अप्रोच के साथ में, एक स्मार्ट स्टडी के साथ में आपको पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको हम पहले ही बता देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और उसका PDF भी मैं देता हूँ, और साथ में न्यूमेरिकल्स भी करा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं जो करा रहा हूं उतना कर लीजिए, मैं कर रहा हूं 3 से 4 चैप्टर कर लीजिए, उसके बाद अपने अंसाल को उठाना। ये नहीं कर रहा हूं आपको अंसाल खरीदना पड़ेगा, मैं जल्द ही अंसाल भी अपलोड कर दूंगा इस गुलाम बैच में। ठीक है, जो कि एकदम फ्री में है आप सभी के लिए। एप्लीकेशन पे मैं अंसाल अपलोड कर दूंगा आप लोगों का, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और सभी बोर्ड का मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, तो वहां से देख लेना। आप लोग जो 4 चैप्टर आप लोग पढ़े रहोगे, वहां से क्वेश्चन बनेंगे, जो क्वेश्चन आए रहेंगे प्रीवियस ईयर में, वो सभी क्वेश्चन आपको आएंगे अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़े रहे होंगे। ये सबसे बड़ी परीक्षा मेरी होगी कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहां से सीधे सीधे आ रही, मतलब मैं सही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बस आपको पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। PDF के लिए आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं PDF दे दिया करता हूँ, या फिर इस गुलाम बैच को ज्वाइन कर लीजिए जो कि अल्फा इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे है। कैसे ज्वाइन करना है, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, जाकर देख लीजिए, उसमें मैं बताया हूँ, उसको देखिए। अगर ज्वाइन हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन होते हैं तो ये लिंक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कर देना सर मुझे गुलाम बैच में ज्वाइन होना है। लेकिन हाँ, एक बार ट्राई करने के बाद, क्योंकि व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, 3-3, 4-4 दिन लग जा रहे हैं आप रिप्लाई करने में। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग एक बार अपने से ट्राई कर लेना, ज्वाइन हो जाएंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग ना। सबसे पहले हम लोग संधारित्र के बारे में जानते हैं, क्या होता है संधारित्र। अब सबसे पहली बात, संधारित्र क्या होता है, आइए हेडिंग कर लीजिएगा, संधारित्र। संधारित्र, देखिए सबसे पहली बात, ये संधारित्र क्या होता है। सीधी सी बात है, मैं बता रहा हूं। संधारित्र जानने से पहले ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए, संधारित्र क्या है, बस एक लाइन का डिफिनेशन पूछा जाता है जो कि एग्जाम में आपको लिखना होता है। तो संधारित्र क्या है, डिफिनेशन तैयार कर लीजिए। देखिए, संधारित्र क्या होता है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है। संधारित्र एक ऐसा क्या होता है, समायोजन। एक ऐसा समायोजन होता है जिससे किसी भी चालक का आकार बिना परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता में हम लोग आकार बिना परिवर्तन किए बिना उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित करा सकते हैं। यानी संधारित्र एक ऐसा संयोजन है, ऐसा समायोजन है जिसमें किसी भी चालक की आकार बिना परिवर्तन किए बिना उसमें अतिरिक्त आवेश को संचित करा सकते हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे आपकी 12 वोल्ट की बैटरी है, उसमें कुछ ऐसा करेंगे हम लोग कि मोबाइल की बैटरी छोड़िए, 12 वोल्ट की आपकी मोबाइल की बैटरी उतना ही बड़ा है, आपका मोबाइल भी उतना बड़ा है, उसका हम लोग बिना आकार परिवर्तन किए बिना उसमें कुछ ऐसा करेंगे कि उसमें अधिक से अधिक चार्जिंग अपलोड हो जाए। यानी 100% होता है तो 110% हो जाए, ताकि आपकी मोबाइल ज़्यादा टाइम तक चले। तो ऐसे समायोजन को क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, संधारित्र। तो संधारित्र क्या है, संधारित्र
लिखते हैं यहाँ पर संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिससे किसी चालक का आकार परिवर्तन किए बिना कि जिससे किसी चालक का आकार परिवर्तन किए बिना उस चालक बिंदु पर या उस चालक पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित किया जा सकता है। आकार परिवर्तन किए बिना उस चालक पर आवेश का पर्याप्त मात्रा संचित किया जा सकता है। तो फिर से संधारित्र का डिफिनेशन समझिएगा। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, क्या है? समायोजन है। एक ऐसा समायोजन करेंगे कि उस संधारित्र का आकार परिवर्तन किए बिना, यानी उस चालक, कोई भी चालक आप समझ लीजिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, आपकी मोबाइल की बैटरी को बिना घटाए बिना बढ़ाए उस पर हम लोग अधिक मात्रा में आवेश का समायोजन कर दें, अधिक मात्रा में उसे चार्ज कर दें, तो उसे कहते हैं, उस ऐसा समायोजन को क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। डिफिनेशन को याद कर लेना, डिफिनेशन पूछता है 1 नंबर में। मैं एकदम अप्रोच करके एकदम समझ लीजिए पॉइंट टू पॉइंट उसी पॉइंट पर अटैक कर रहा हूं जहां से सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और मैं बता के चल रहा हूं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आपसे पूछेगा संधारित्र क्या है, टिप्पणी लिखिए, डिफिनेशन लिखिएगा, ठीक है? तो संधारित्र क्या है? संधारित्र एक प्रकार का ऐसा समायोजन है, क्या है? समायोजन है जिससे किसी भी चालक का आकार परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित किया जा सकता है। मैंने आपके मोबाइल की एग्जांपल देकर बताया। देखिए संधारित्र को इससे प्रदर्शित किया जा सकता है, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। संधारित्र को कैसे प्रदर्शित करते हैं? इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए मैं बता रहा हूं कैसे बिना आकार परिवर्तन किए बिना उस पर अधिक मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। देखिए मान लीजिए कोई भी संधारित्र है, उसकी धारिता क्या है? Q/V होता है, ये होता है धारिता। कोई भी संधारित्र है, कोई भी ऐसा संधारित्र है जिसकी धारिता क्या होता है? Q/V होता है। धारिता क्या होता है? Q/V। जो उसकी धारिता है Q/V है, ठीक है? हमने क्या किया, इस Q का वैल्यू देखो, अगर नहीं समझ में आएगा परेशान मत होना, आगे समझ में आ जाएगा। मैं एक बार बता रहा हूं, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। देखिए कोई भी संधारित्र है, उसकी धारिता क्या होता है? Q/V। क्या होता है संधारित्र की धारिता? Q/V। इस पे हम लोग अधिक मात्रा में उस संधारित्र पर आवेश को संचित कराना है, तो क्या करेंगे? इस विभव को V को कम कर देंगे। अगर सीधी सी बात है, C = Q/V है, ये C कांस्टेंट है। अगर V को मान कम करेंगे तो ये Q का मान अपने आप बढ़ने लगेगा, ताकि C बना रहे। C एक नियत बना रहे, तभी तो बना रहेगा। जब हम अगर V का मान कम करेंगे और Q का मान बढ़ेगा तभी तो, यानी विभव का मान घटाकर हम लोग आवेश का मान बढ़ा सकते हैं, आवेश अधिक मात्रा में संचित करा सकते हैं। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? एक बार आओ देखिए, कोई भी संधारित्र है, उसकी धारिता क्या है? C है, जो कि नियत है। नियत का मतलब परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है? अगर हम लोग Q/V होता है, Q/V, और Q को V का मात्रा, अगर मुझे Q की मात्रा बढ़ाना है, इसका मात्रा बढ़ाना है, इसका मात्रा बढ़ाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? V का मान, क्योंकि इसको तो हम लोग कुछ छेड़ नहीं सकते, ये एक नियत है, एक निश्चित है, इसको हम लोग छेड़ नहीं सकते। करेंगे क्या? इस V का मान घटाएंगे। V का मान घटाएंगे तो Q का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहां पर हमने उसका आकार में परिवर्तन नहीं किया, केवल V का मान घटाकर उसमें अधिक मात्रा में आवेश को परिवर्तित मतलब संचित करा दिया। तो इस प्रकार का समायोजन, कुछ इस प्रकार का समायोजन करेंगे तो उसे क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं, ठीक है? नहीं समझ में आया? परेशान नहीं होना है। आप सभी लोग हेडिंग डालिए समांतर प्लेट संधारित्र, सब कुछ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है? हेडिंग डालिए समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र
ये समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? देखिए समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है, इसमें जो होता है क्या कि समांतर प्लेट संधारित्र दो समान आकृति के, दो क्या होते हैं, दो समान आकृति तथा समान क्षेत्रफल के, समान आकृति तथा समान क्षेत्रफल के दो क्या होते हैं, दो समान आकृति तथा समान क्षेत्रफल के चालक प्लेट होते हैं। संधारित्र जो होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होते हैं, दो समान आकृति समान क्षेत्रफल के चालक प्लेट होते हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे होते हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे होते हैं। बात को समझिएगा, दो समान आकृति तथा समान क्षेत्रफल वाला दो चालक प्लेट एक दूसरे के समांतर रखे होते हैं, इसको समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझना है तो इस तरह समझिए, ये देखिए एक प्लेट हुआ, यहाँ पे देखिएगा ये एक प्लेट हुआ, दूसरा प्लेट ये हुआ, ठीक है, ये समान आकृति का है, दोनों का क्षेत्रफल समान है और ये दोनों होते हैं एक दूसरे के अल्प दूरी पर रखे होते हैं। क्या इनके बीच की दूरी क्या होती है, इनके बीच की दूरी अल्प होती है, इनके बीच की दूरी क्या होती है, अल्प होती है। आइए देखिए यहाँ पर, ये देखिए दो समांतर प्लेट संधारित्र है, एक पर इनके बीच की दूरी क्या अल्प है, डी है, इनके बीच की दूरी क्या है, अल्प है, जिसे हम लोग डी कर सकते हैं। दो समांतर प्लेट संधारित्र है, इनके बीच की दूरी अल्प डी है, इसको हम मान लीजिए P1 मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं, ठीक है। इस पे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे प्लस आवेश है, अगर इस पे प्लस आवेश है तो प्रेरण द्वारा इस पे माइनस आवेश हो जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा, मतलब इस पे प्लस क्यू आवेश है, इस पे माइनस क्यू आवेश है। इस प्रकार का समायोजन, इसको हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग से कर देते हैं। इस प्रकार का जो समायोजन होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। बात समझिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। इस प्रकार का समायोजन हो, एक दो समांतर प्लेट हो, ठीक है, जिनके बीच की दूरी अल्प हो, एक दूसरे पे देखिए, एक पे प्लस चार्ज होगा तो सीधी सी बात है, इस पे प्लस होगा तो इस पे निगेटिव आ ही जाएगा, आ जाएगा निगेटिव। क्यों आएगा, क्योंकि प्रेरण के द्वारा, आपको मालूम है यहाँ पे प्लस होता है, इसके प्रेरण के द्वारा यहाँ पे निगेटिव हो जाता है। प्रेरण पढ़े होंगे आप लोग, तो इस पे प्लस है तो इस पे निगेटिव हो, तो इस प्रकार का जो समायोजन होता है उसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसी समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का सूत्र निकालेंगे, ठीक है। अभी समांतर प्लेट संधारित्र समझ चुके हैं कि नहीं आप लोग। समांतर प्लेट संधारित्र कुछ नहीं होता, दो प्लेट ऐसे रख देंगे, ये समांतर प्लेट संधारित्र हो जाएगा, कुछ नहीं है। ये पूछता भी नहीं है आपके एग्जाम में, लेकिन हाँ, चूंकि इसका अभी हमें धारिता ज्ञात करना है, इसलिए हमें इसका पढ़ना है। पूछता है बस केवल ये संधारित्र किसे कहते हैं, ये डिफिनेशन पूछता है, ठीक है। अब देखिए आगे, समांतर प्लेट संधारित्र हो गया ना। अब संधारित्र की धारिता क्या होती है, हेडिंग करिएगा, संधारित्र की धारिता अब देखिए संधारित्र की धारिता क्या होता है। देखिए संधारित्र की धारिता क्या होता है, मान लीजिए ये दोनों प्लेट है, इन दोनों प्लेटों पे जो आवेश है Q तथा इनके बीच की विभवांतर V, तो प्लेटों के मध्य आवेश Q तथा विभवांतर V के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेटों के मध्य की आवेश Q तथा उनके मध्य विभवांतर V के अनुपात को, देखिए प्लेटों के मध्य आवेश Q तथा उनके मध्य विभवांतर V के अनुपात को क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। अगर मान लीजिए प्लेटों के मध्य आवेश क्या है, Q है, तथा उनके मध्य विभवांतर V है, तो इसके अनुपात को क्या कहेंगे, संधारित्र की धारिता, जो कि आप लोग जानते हो धारिता का एक सामान्य फार्मूला होता है, इतना फेरेड होता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, पहले हमने संधारित्र के बारे में जाना, फिर उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में जाना, उसके बाद संधारित्र की धारिता के बारे में जाना। एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता का सूत्र निगमन करेंगे। संधारित्र किसे कहते हैं, मैंने आपको समझाया, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी भी चालक का बिना उसके आकार में परिवर्तन किए बिना उसके अधिक मात्रा में या उस चालक पर आवेश की पर्याप्त मात्रा में संचित किया जा सकता है, यानी उसके बिना आकार परिवर्तन किए बिना
उस पर अधिक पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। यानी आपकी मोबाइल की बैटरी याद कर लेना कि उसका बिना आकार परिवर्तन किए बिना मोबाइल में अधिक चार्जिंग कर सकते हैं। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, संधारित्र को इस तरह से ये देख रहे हैं, इस तरह से इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है? दो समान आकृति, समान क्षेत्रफल के दो प्लेट एक दूसरे से समांतर रखे हों तथा इनके बीच की दूरी क्या हो? अल्प हो। इस तरह से दो समान आकृति के समांतर प्लेट एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं, जो कि इनके बीच की दूरी क्या है? अल्प है। तो इस प्रकार का समायोजन क्या कहलाता है? समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। संधारित्र की धारिता क्या होती है? संधारित्र की धारिता क्या होती है? प्लेटों के मध्य आवेश Q हो तथा उनके मध्य विभवांतर भी हो। ये दोनों प्लेटों के मध्य आवेश Q हो तथा इनके मध्य विभवांतर भी हो, तो Q तथा V के अनुपात को क्या कहते हैं? संधारित्र की धारिता कहते हैं, जो कि आप लोग पहले से जानते हो, ठीक है। ये सभी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो सभी लोग एक बार जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना। बिल्कुल समझ में आ गई है सभी को? मैं 2 बार रिवीजन कर दिया, ठीक है। अब आते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर, ठीक है। इसको हम लोग रब करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र का निगमन, ठीक है। हेडिंग करिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र का निगमन। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन, और इसे 3 स्टार लगा लीजिएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, इसे आप लोग जितना स्टार लगाना चाहें उतना स्टार लगा देना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बार बार पूछा जाता है। देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका निगमन करने समय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले मानते हैं कि दो समांतर प्लेट संधारित्र है। मैंने आपको बताया समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। मैंने बताया था समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है कि इसमें क्या होते हैं, दो समान क्षेत्रफल तथा समान लंबाई के समान आकार के दो समांतर प्लेट होते हैं, ठीक है। इस तरह से रखे होते हैं, यानी समान क्षेत्रफल, समान आकार, समान लंबाई के दो समांतर प्लेट होते हैं। मैंने आपको बताया था जिनके मध्य की दूरी अल्प होती है, एक पे प्लस क्यू आवेश होता है, एक पे माइनस क्यू आवेश होता है। तो हम लोग क्या मानते हैं, दो समांतर प्लेट संधारित्र है, जो कि P1 है, P2 है, ठीक है। इनके मध्य की अल्प दूरी d है, ठीक है। इस पे देखिए, फर्स्ट वाले पर प्लस आवेश है, जरा बताइए, प्लस यहाँ पे, तो इसके प्रेरक कार्य इस पे निगेटिव आ जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे प्लस क्यू से जुड़े हुए हैं, और ये आपका अर्थिंग से जुड़ा हुआ है। आप लोग, कुछ लोग कहेंगे सर अर्थिंग से क्यों जुड़ा हुआ है, अर्थिंग से क्यों जुड़ा हुआ है। देखिए, इस पे प्लस है तो इस पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे माइनस है तो ये जो प्लेट है, इस प्लेट के इस साइड माइनस है, प्लेट के उस साइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरे भाई। क्योंकि अर्थिंग से माइनस करने पर ये प्लस वाला निगलेक्ट हो जाता है, कंप्लीट खत्म हो जाता है। बात समझ में आया, क्योंकि अर्थ हमेशा निगेटिव होता है। बात समझ में आया सभी को? फिर से समझिए, हमने दो समांतर प्लेट लिया, P1 P2, ठीक है। P1 पर आपका प्लस आवेश है, P1 पे प्लस आवेश होने के कारण P2 पे माइनस आवेश अपने आप आ जाता है। जब इस पे माइनस आवेश आ जाता है, इस साइड माइनस है तो इस साइड प्लस आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये माइनस है, ये अर्थिंग है, अर्थिंग से ये प्लस जो है निगलेक्ट हो जाता है, अर्थिंग से ये प्लस जो है निगलेक्ट हो जाता है, क्योंकि अर्थिंग निगेटिव होता है, इसलिए इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। ये सिस्टम होता है। लिखेंगे क्या आप एग्जाम में, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है। माना दो समांतर प्लेट संधारित्र, जिस पर, माना दो समांतर प्लेट संधारित्र जिस पर समांतर प्लेट संधारित्र जिनके बीच P1 P2 है, दो समांतर प्लेट संधारित्र P1 P2 है, जिनके मध्य की दूरी d है, तथा
उनके मध्य परावैद्युतांक के है। बात समझ में आई। माना दो समांतर प्लेट संधारित्र P1 P2 है जिनके मध्य की दूरी क्या है, d है, तथा उनके मध्य क्या है, परावैद्युतांक क्या है, k है। ठीक है, P1 पर प्लस q आवेश है, P1 पर प्लस q आवेश है तथा प्रेरण के द्वारा P2 पर माइनस q आवेश उत्पन्न हो जाता है, बात समझ में आई। फिर से समझिए। माना दो समांतर प्लेट आवेश P1 P2 है जिनके मध्य की दूरी d है तथा उनके मध्य परावैद्युतांक की है। P1 पर क्या है, प्लस आवेश है, P2 पे क्या है, माइनस आवेश है। ठीक है, P1 पे क्या है, प्लस आवेश है, लेकिन P2 पे जो माइनस आवेश आता है इसके प्रेरण के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखिए यहां से आता है आपका पूर्व जो ज्ञान है उसका प्रदर्शन। जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके मुझे बताना कि मैंने जब बताया था आपको गाउस के नियम का अनुप्रयोग, जिसमें मैं बताया था किसी समांतर प्लेट संधारित्र का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। नहीं किसी को आ रहा है ना, किसी को आ रहा है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये समांतर प्लेट के कारण, ये जो समांतर प्लेट है, आवेशी समांतर प्लेट संधारित्र का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E = हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि के परावैद्युतांक इसलिए के एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। बात समझ में आई। इस समांतर प्लेट संधारित्र का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के। आपको याद करना पड़ेगा यह फार्मूला, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, भूल गया है तो अच्छी बात है, हाथ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए, हाथ पे जो है लिखेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। लिखने से क्या होता है, याद होता है। ठीक है, साथ में कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होता है आपका। ठीक है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्या होता है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है क्या, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और ये जो होता है, ठीक है, अब हम जानते हैं ये जो सिग्मा होता है, सिग्मा क्या होता है, आवेश पृष्ठ घनत्व होता है, जो कि सिग्मा = होता है Q/A। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम समीकरण 1 नहीं मानते हैं। अब ये सिग्मा = Q/A, इसी सिग्मा के स्थान पे वैल्यू रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, E = क्या हो जाएगा, Q/A एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा E और हम जानते हैं, आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो, हम जानते हैं, क्योंकि मैं आपको बताया था जब विभव पढ़ा रहा था, तो हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग, जब हम आपको विभव पढ़ा रहा था तो हम आपको बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = क्या होती है, V/D होती है। मैंने आपको बताया था कब, जब मैं विभव पढ़ा रहा था आपको, तब इस फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, V/D = QA एप्सिलॉन नॉट के, ये लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए V = क्या हो जाएगा, ये D इस साइड जाके गुणा होगा, QD/A एप्सिलॉन नॉट के, ये V का वैल्यू आ जाएगा। V = क्या हो जाएगा, QD/A एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, ये आ जाएगा। आगे देखिए क्या होता है, बस आगे देखते जाइए। देखिए आप लोग जानते हो संधारित्र की धारिता, जो कि मैंने आपको बताया था आज ही, क्या होता है, C = क्या होता है, Q/V, ये होता है Q/V होता है। अब यहाँ पे V = क्या है, ये है, तो इस फार्मूले में इसका वैल्यू रखेंगे। C = क्या हो जाएगा, Q/V का वैल्यू ये रखेंगे, QD/K एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, QD/K एप्सिलॉन नॉट A। अब देखिए ये जो Q है, ये Q इस Q से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, कट जाने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, C = K एप्सिलॉन नॉट A/D, ये वैल्यू बचेगा, K एप्सिलॉन नॉट A/D। ये संधारित्र के धारिता के लिए सूत्र है। ये सूत्र बार बार पूछा जाता है। अगर आपको ये फार्मूला याद है, तो आप आसानी से कर लेंगे ये वाला।
ठीक है, क्या हो गया, हमने क्या माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है P1 और P2, दो समांतर प्लेट संधारित्र, इनके मध्य की दूरी क्या है, d है, इनके मध्य परावर्तांक k है, P1 पर आवेश प्लस q है, प्लस q के कारण यहाँ पे माइनस q उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। इसके बाद हमने क्या जाना था, जो कि हमने आपको लास्ट मतलब पिछले क्लास में बताया था कि किसी भी समांतर प्लेट के कारण, कोई भी समांतर प्लेट हो, उसी कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E = सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। अगर k परावर्तांक रखा है तो एप्सिलॉन नॉट k होता है। हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा को हम लोग कहते हैं आवेश पृष्ठ घनत्व। सिग्मा = होता है, क्या होता है, Q/A, ठीक है, मैंने यहाँ पे Q/A रख दिया, ये प्राप्त हुआ, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, हम जानते हैं E = V/D, मैंने आपको बताया था विभव वाले चैप्टर में। अब यहाँ पर E के स्थान पर V/D रखेंगे तो Q/A एप्सिलॉन नॉट k हो जाता है, Q/A एप्सिलॉन नॉट k हो जाता है। अब यहाँ से V का वैल्यू निकालेंगे QD/A एप्सिलॉन नॉट k। अब ये QD/A एप्सिलॉन नॉट d आप लोग जानते हो, C = क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C = Q/V होता है। अब मैं ये V का वैल्यू यहाँ से उठाऊंगा, इसके पास रखूंगा, ये प्राप्त होगा, कट पिट के ये प्राप्त हो जाएगा, क्या, C = K एप्सिलॉन नॉट A/D। इसे याद कर लीजिए, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसे सभी लोग फटाफट नोट कीजिए और साथ में आज ये तैयार होना चाहिए सभी को, क्या होना चाहिए, आज ये आपको तैयार होना चाहिए, आज यह आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक, ठीक है, संधारित्र को धारिता को प्रभावित करने वाला कारक, ठीक है, संधारित्र को धारिता को प्रभावित करने वाला कारक, या कैसे संधारित्र की धारिता बढ़ाई जा सकती है या घटाई जा सकती है, कैसे कैसे बढ़ाई जा सकती है कोई भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब इसको मैं छोड़ा हूँ, क्यों छोड़ा हूँ कि ये फार्मूला हम लोगों की यूज का है, ठीक है। देखिए मैंने मान लिया ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इनके मध्य की दूरी d है, इनका क्षेत्रफल a है, और ये क्या है, P1 P2 है, ठीक है। इस पर प्लस q आवेश मैंने रखा, तो प्रेरण कारण इस पर माइनस q आवेश रख दिया, ठीक है। अब आप लोग हेडिंग करिएगा कि धारिता को प्रवाहित करने वाले कारक, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए अब देखिए ये सूत्र क्या है, C = K एप्सिलॉन नॉट A/D। ये पूछता है एग्जाम में कि धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। अब यहाँ से क्या आवश्यक है, ये जो C है ये प्रोपोर्शनल है K का, ये जो C है प्रोपोर्शनल है A का, ये मतलब निकलता है C प्रोपोर्शनल A मतलब ऊपर वाले का, C ऊपर वाले को प्रोपोर्शनल है और C जो है नीचे वाले के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझिएगा, ये C ऊपर है D नीचे है, ये कंडीशन है। C के सामने K है और A है, ठीक है, C के सामने K है और A है। अगर देखिए यहाँ पर क्या है, C का वैल्यू अगर ऊपर ऊपर सेम है तो C का वैल्यू बढ़ाने पर K का वैल्यू बढ़ती है, C का वैल्यू बढ़ाने पर K का वैल्यू बढ़ता है, नंबर 1। यानी कि अगर आपको C का वैल्यू बढ़ाना है तो परावर्तांक बढ़ा दीजिए, ठीक है। नंबर 2 क्या है, C का वैल्यू अगर मुझे बढ़ाना है तो A का वैल्यू बढ़ा देंगे, A का वैल्यू बढ़ा देंगे। मतलब ये प्लेटों का अगर जितना बड़ा क्षेत्रफल कर लेंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पर धारिता उत्पन्न होगी। अगर इनके बीच जितना ज़्यादा परावर्तांक रखेंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे धारिता उत्पन्न होगी, ठीक है। जितना क्षेत्रफल बढ़ाएंगे उतना इनके बीच की धारिता उत्पन्न होगी। लेकिन एक थर्ड कंडीशन क्या है, C का वैल्यू घटेगा कब, जब D का वैल्यू बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि D के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं बता दूं, अगर सामने सामने रहता, अगर इसको देखिए K का वैल्यू अगर 1 गुना करेंगे तो C का वैल्यू 1 गुना हो जाएगा, ठीक है। K का वैल्यू अगर 2 गुना करेंगे तो C का वैल्यू भी 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। C का वैल्यू K का वैल्यू अगर 3 गुना करेंगे तो C का वैल्यू भी 3 गुना हो जाएगा। इस फार्मूले से स्पष्ट है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जबकि एक ये बात करें क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल में सिमिलरली ऐसे होगा, अगर K का वैल्यू एक क्षेत्रफल का वैल्यू अगर 1 गुना करेंगे तो धारिता भी 1 गुना बढ़ जाएगा। अगर क्षेत्रफल का वैल्यू 2 गुना करेंगे तो धारिता भी 2 गुना बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल का वैल्यू 3 गुना करेंगे तो धारिता भी 3 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ पर अगर बीच की दूरी की बात करें, बीच की दूरी जितना बढ़ाएंगे उतना ही धारिता घटेगी। मतलब हमने 3 पॉइंट्स जाना, ठीक है, हमने 3 पॉइंट जाना कि सबसे पहला पॉइंट यह जाना कि अगर संधारित्र के बीच की परावर्तांक की मात्रा बढ़ाएंगे तो धारिता का मात्रा क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगा।
अगर संधारित्र के बीच की दूरी, ये वाला दूरी अगर बढ़ाएंगे तो धारिता घटेगा। यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का प्रोपोर्शनल हो जाता है। अगर उनके प्लेटों के मध्य के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता घटेगा, और सब बढ़ाने पर बढ़ता है, क्योंकि और सब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये धारिता को प्रभावित करने वाले कारक है। अगर कोई कह दे आपको धारिता बढ़ाना है तो क्या करोगे, उसका क्षेत्रफल बढ़ा दोगे, उसका परावैद्युतांक बढ़ा दोगे, या फिर उसकी दूरी घटा दोगे। इनके बीच की दूरी अगर पहले 2 मीटर था, उसको घटा के 1 मीटर कर दो, तो इसकी धारिता अपने आप बढ़ जाएगी। कोई कहेगा इसका घटाना है तो घटाएंगे कैसे, उसका परावैद्युतांक घटा देंगे, उनके बीच का क्षेत्रफल घटा देंगे, या फिर दूरी बढ़ा देंगे, 2 मीटर उसको उठा के 4 मीटर कर देंगे, संधारित्र की धारिता घट जाएगी। ये कंडीशंस होते हैं। इसको मैं पीडीएफ में अच्छे से लिखा हुआ हूँ। अब देखिए थोड़ा सा पीडीएफ लिखूंगा, मतलब डालने में थोड़ा सा लेट हो रहा है, जल्दी मैं उसे मेंटेन कर लूँगा। ठीक है, जल्दी मेंटेन कर लूँगा। तो इतना बड़ा चीज़ें चलाने में थोड़ी मेरी दिक्कत होती है, क्या ही कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, दरअसल मैं बायोलॉजी के चक्कर में हूँ, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद सभी को। नेक्स्ट लेक्चर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कब निकालेंगे इन दोनों प्लेटों के मध्य अगर टी मोटाई का परावैद्युतांक रख दें तब क्या धारिता होती है, उसके लिए फार्मूला ज्ञात करेंगे। यानी ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप सभी लोग जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।